हेलो एवरीवन। तो आज अपन वापस अपना जो चैप्टर है ग्रेविटेशन, जिसका डिस्कशन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले तो ग्रेविटेशन फोर्स का डिस्कशन किया था, फिर उसके बाद हमने ग्रेविटेशन फील्ड के बारे में पढ़ा और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के बाद हमने बात करी थी किसकी, कि ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, उसका डिस्कशन किया। और उसके बाद आगे डिस्कशन किया कि अगर वहां पर अर्थ की सरफेस पर बात की जा रही होगी तो वहां पर वो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, और आगे उसी को हमने नाम दिया था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसके बारे में डिस्कशन किया था कि उसकी वैल्यू को कैसे कैसे वेरी किया जा सकता है। तो देखिए, जो हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, इस ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर जो सारा डिस्कशन हो गया था उसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर हम अब नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्या, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट। बात समझ में आ रही है? अब जो डिस्कशन करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं हम, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, v0 से। ठीक है, तो ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले मैं अगर सिंपल सी बात करूं, कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड या किसी प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व करता है तो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा होता है। जैसे मान लीजिए मेरी अर्थ है और ये अर्थ की रेडियस है, मान लीजिए अर्थ की रेडियस RE है। मैं आपसे कहता हूं कि एक जो सैटेलाइट है वो, मान लीजिए सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से h हाइट पर है। अर्थ की सरफेस से कितनी हाइट पर है, h हाइट पर एक सैटेलाइट मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ पर। तो वो सैटेलाइट इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा। तो मान लीजिए जो हाइट है सैटेलाइट की वो अर्थ की सरफेस से कितनी है, h। तो मान लीजिए वो सैटेलाइट का भी इस पोजीशन पर था और वो जो सैटेलाइट मूव कर रहा होगा, तो आप जानते हैं कि सैटेलाइट जो मूव कर रहा होगा तो ये कुछ ना कुछ स्पीड से मूव कर रहा होगा। तो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है कि सैटेलाइट इसी ऑर्बिट में मूव करता रहे। तो देखो क्या होगा, मुझे पता करना है कि कितनी स्पीड से मूव कराया जाए कि सर ये आराम से इस पाथ पे मूव कर ले। तो सबसे पहले तो मैं कहता हूँ ये सैटेलाइट जो हमारा है इसका कुछ ना कुछ मास होगा। तो ये ms तो हो गया मास ऑफ सैटेलाइट। और सेम बात करूं मैं, ये m, इसको लिख देते हैं अपन, mp लेते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट और मास ऑफ प्लैनेट। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं डिस्कशन करता हूँ कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना होगा, तो आप जानते हैं कि सर दो मास बॉडी, इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ तो आ जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो जब ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस पर हम जानते हैं कि एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगते हैं। बात समझ में आ रही है? जो अमाउंट में बराबर होते हैं पर वो हम रेफरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं। तो मैं आपसे बात करूंगा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होगा। और बात करूं मैं तो मैग्नीट्यूड में किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो ये मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पर, तो इसे बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल, और उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसकी वैल्यू होती है mv²/r। r मतलब जितनी डिस्टेंस पर दोनों एक दूसरे से प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी, v0, तो इसको लिखेंगे mv0²/r। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो सबसे पहले तो ये बात समझ में आ गई सर हमें यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv0²/r के बराबर। अब मैं आपसे पूछता हूं, फॉर ऑर्बिटल मोशन, बात समझ में आ रही है? इसका एक ऑर्बिट में मोशन हो, इसलिए क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स किसके बराबर होना चाहिए, mv0²/r। ग्रेविटेशन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, तो सर हम जानते हैं ग्रेविटेशन फोर्स होता था gm1m2/r²। तो gm1 क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, m2 क्या है हमारा, मास ऑफ सैटेलाइट, अपॉन दोनों की बीच की डिस्टेंस कितनी है, r का स्क्वायर, इक्वल टू क्या आ जाएगा, mv0²/r। जब एक r से एक r कैंसिल आउट हो जाता है तो हमें यहाँ से देखो क्या होगा, ये जो mv²/r लिख रहे हैं, मास कौन सा है, सैटेलाइट का, तो ये ms ही है हमारा। तो ये ms को ms से कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास क्या आता है, v0 इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ये वैल्यू मिल जाएगी हमें √ में gmp/r। यही बच रहा है। और r की वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पर r जो होगा हमारा ये h + rp होगा। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी हमारे पास gmp/re + h। बात समझ में आ रही है ये? तो यहाँ से हमारे पास आ गई ऑर्बिटल स्पीड, कि कोई भी ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट मूव कर रहा होगा तो कितनी होनी चाहिए, gmp/re + h। अगर मैं कहता हूं मान लीजिए सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस पर मूव करा रहे होते तो h की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। तो अगर अर्थ की सरफेस पर
एट h इज इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 0 मतलब सरफेस ऑफ अर्थ। बात समझ में आ रही है? सरफेस ऑफ अर्थ पर बात की जाती है तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ से ऑर्बिटल स्पीड आ जाएगी आपके पास कितना, √GMP अपॉन RP। ये P है, यहाँ पर सेटेलाइट की बात कर रहे हैं, तो बात समझ में आ रही है? ये हो गई। अगर मैं यहाँ पर बात करता अर्थ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर मास किसका आया था, अर्थ का, और मास भी अर्थ का आया था। बात समझ में आ रही है आपको? तो यहाँ मास भी अर्थ का आ जाता है और रेडियस भी अर्थ की आ जाती है। तो हमारे पास V0 कितनी हो जाती है, अर्थ सरफेस पर कितनी हो जाती है, तो G मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और आप जानते हैं कि GM अपॉन R का स्क्वायर G के बराबर होता था। तो इसको अगर मैं RE से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा तो आप जानते हैं कि इसको सर RE से मल्टीप्लाई क्या करा हमने, इसको RE से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो सर ये GM अपॉन RE का स्क्वायर तो क्या बन जाएगा, G बन जाएगा हमारा, GM अपॉन RE का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मिल जाएगी हमें कितना, √RE इंटू G। बात समझ में आ रही है आपको? और अगर यहीं पर मैं बात करूं आपसे, ये बात समझ में आ गई है आपको, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल स्पीड लिख सकते हैं अर्थ की सरफेस पर या किसी भी प्लैनेट के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कंसेप्ट क्या लगाना है, हमें दोनों फोर्स को बराबर करना है और उसके अकॉर्डिंग सोल्व कर देंगे। बात समझ में आ रही है? अगर आपको हाइट गिवन है तो हाइट की वैल्यू पुट कर देंगे और सोल्व कर लेंगे। तो ये था हमारे पास ऑर्बिटल स्पीड। बात समझ में आ रही है? अब ये ऑर्बिटल स्पीड का डिस्कशन जो हमने किया है, इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं किसका, एस्केप वेलोसिटी। ये आपको बस बेसिक पता होना चाहिए कि ऑर्बिटल स्पीड कैसे होती है, कैसे सोल्व किया गया है। आपको अगर h की वैल्यू गिवन है और अर्थ की प्लैनेट की रेडियस या अर्थ की रेडियस गिवन है तो वो पुट कर देंगे, मास ऑफ प्लैनेट गिवन है तो वो पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेंगे, वेलोसिटी ऑफ ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड आप यहाँ देख रहे हैं किस पर डिपेंड कर रही है, मास ऑफ प्लैनेट पे भी डिपेंड कर रही है और रेडियस ऑफ पे भी डिपेंड कर रही है, कितनी रेडियस का हम वो लिया जा रहा है। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? तो ये दोनों चीज पर डिपेंड करेगी, कितनी स्पीड से किस डायरेक्शन में भी थ्रो कर रहे हैं इस पर भी डिपेंड करेगी। अब देखो नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी, नेक्स्ट डिस्कशन होगा हमारा एस्केप वेलोसिटी का। बात समझ में आ रही है? देखो यहाँ पर जो हमने डिस्कशन किया है अभी ऑर्बिटल स्पीड का, और इस ऑर्बिटल स्पीड के अंदर अगर मैं आपसे बात करूं तो यहीं से हमारा रिलेशन आएगा किसका, टाइम का और डिस्टेंस का। बात समझ में आ रही है? उसका डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हम केपलर्स लॉ का डिस्कशन करेंगे। चलिए तो यहाँ तक अगर मेरी, हाँ एक चीज और बोलूंगा मैं आपसे, यहाँ पर इतना तो ध्यान रख लीजिए आपको कि एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है कितनी स्पीड से, V0 से। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर सर जो टाइम लगेगा उसको, वो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम लगेगा, टाइम जो देखो आप जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आप V0 स्पीड से मूव करा रहे हैं, कितनी डिस्टेंस चला वो, तो 2πr पाथ पे मूव कर रहा है, 2πr डिस्टेंस कवर करी कितने टाइम के अंदर, t टाइम के अंदर। तो आपके पास टाइम निकालना है तो आप 2πr अपॉन V0 कर देंगे। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से सर अगर हमें टाइम पीरियड निकालना होगा तो यहाँ से निकाला जाता है। हालांकि आपसे मैं अगर बोलूं तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर V0 की वैल्यू को पुट करके हम सोल्व करते हैं और t और v में रिलेशन मिलता है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे क्या, कि t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू होता है r क्यूब के बराबर। ठीक है, इसका डिस्कशन हम आगे करेंगे जब हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, वहां पर इसका डिस्कशन आएगा टाइम पीरियड के साथ कैसे रिलेशन होता है। बात समझ में आ रही है? ये दोनों के बीच के डिस्टेंस का इसके क्यूब के प्रोपोर्शन आता है इसका टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है हमारा सैटेलाइट। चलिए तो आगे देखेंगे अब हम कि इसके अंदर हम नेक्स्ट पार्ट क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, एस्केप वेलोसिटी। देखिएगा नेक्स्ट डिस्कशन है हमारा एस्केप वेलोसिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं VE से। अब देखो एस्केप वेलोसिटी क्या होगी, वो मिनिमम वेलोसिटी जिसके थ्रू हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से इस तरह से फेंकें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए। बात समझ में आ रही है? जिससे वो अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चली जाए। तो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड for an object at earth surface
कहां से फेंक रहे हैं हम उसे, अर्थ की सरफेस से फेंक रहे हैं, तो इसलिए हम बोल रहे हैं मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर एन ऑब्जेक्ट एट अर्थ सरफेस just to escape from अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। बात समझ में आ रही है? अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको बाहर निकालना है, अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। तो मैंने क्या बोला आपसे कि सर हमें वो वेलोसिटी चाहिए जिसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकाल दें। बात समझ में आ रही है? देखो इसको कैसे समझेंगे हम। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और अर्थ की सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो आप जानते हैं यहाँ जब अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है m मास का ऑब्जेक्ट, ये हमारी अर्थ है, r रेडियस ऑफ अर्थ, m मास ऑफ अर्थ। तो जब इसको यहाँ से थ्रो किया जाएगा तो ये जब इनफाइनाइट पे चली जाएगी तो इनफाइनाइट पर इसका क्या होगा, हम बोलेंगे सर जब इनफाइनाइट पे चला जाएगा तो इसकी जो ग्रेविटेशन फील्ड की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी वहां पर, 0 IG। ग्रेविटेशन फील्ड कितना हो जाएगा वहां पर, 0 इनफाइनाइट पर। तो देखो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर जब इसको थ्रो किया गया होगा तो इसके पास कितनी वेलोसिटी से फेंके हैं। तो आप जानते हैं कुछ वेलोसिटी से फेंका गया होगा, उसको बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट जिसका मास है और जिसके पास वेलोसिटी, तो हम जानते हैं स्टार्टिंग में उसके पास कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। बात समझ में आ रही है? और सर वो अर्थ की सरफेस पर रखा है तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जो हमने वर्क ऑफ एनर्जी चैप्टर के अंदर पढ़ा था सर कि सर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास में माइनस का Gm1m2 अपॉन R, जितनी उन दोनों के बीच में डिस्टेंस है। अगर दो मास है M1m2, दो मास M1m2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, Gm1m2 अपॉन R। अब देखो आप जानते हैं जब इसको यहाँ से थ्रो किया गया होगा और ये फाइनली कहाँ चला गया, ये ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर चला गया इनफाइनाइट पर, तो इसके बाद जो एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो देखिए इनफाइनाइट पर सर इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है और काइनेटिक एनर्जी भी कितनी है, 0। जबकि यहाँ पे इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी कुछ ना कुछ तो, और काइनेटिक एनर्जी भी सर कुछ ना कुछ रही होगी। अब देखो हम क्या करेंगे, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन, हम क्या बोलेंगे कि सर इसकी स्टार्टिंग की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल वाली बराबर रहनी चाहिए काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के बाद। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो काइनेटिक एनर्जी है हमारी हाफ mv, एस्केप वेलोसिटी है तो v e लिखेंगे तो हाफ mv स्क्वायर, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, ये है सर माइनस का g मास ऑफ अर्थ m e इंटू मास जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है अपन उनके बीच की डिस्टेंस कितनी स्टार्टिंग में r e। बात समझ में आ रही, दोनों के बीच की डिस्टेंस r e है तो इसलिए कितने लिखेंगे r e। ये पोटेंशियल एनर्जी होगी इनिशियल में, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट पे जाने पर, काइनेटिक एनर्जी 0। सेम ऐसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी फाइनल 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो यहाँ से सर जब हम सोल्व आउट करेंगे तो हम जानते हैं m तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जब सोल्व आउट करेंगे तो e निकलेगा हमारा कितना, √2gme अपॉन re। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब हमने कौन सी वेलोसिटी निकाली थी, जब हमने निकाली थी ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी के अंदर भी जिस ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा रहा है, जिस सैटेलाइट को मूव कराया जा रहा है उसके मास से कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। सेम ऐसे कैसे यहाँ पर भी हमारे पास जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है उसके मास से कोई रिलेशन नहीं होगा। टोटल किस पर डिपेंड करेगा, किस प्लैनेट से थ्रो किया जा रहा है उस पर डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसको ये हमारी क्या आ गई एस्केप वेलोसिटी √2gm अपॉन r। और आप जानते हैं कि अगर मैं इसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दूं किससे, re से, और डिवाइड कर दूंगा तो आप जानते हैं ये बन जाएगा gm अपॉन re का स्क्वायर, और ये किसके बराबर होता है, g के बराबर। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी सर √2gr। ठीक है, तो √2rg बोलेंगे जिसे। बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्या निकाल ली इसकी एस्केप वेलोसिटी √2rg।
ठीक है। तो इस तरह से ये जो वेलोसिटी आई है, तो ये वेलोसिटी सैटेलाइट किस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया जा रहा है उस पर डिपेंड नहीं कर रही है। बात समझ में आ रही है? नॉट डिपेंड मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब आप एक चींटी को फेंको चाहे एक हाथी को फेंको, अगर उनकी एस्केप वेलोसिटी की बात की जाएगी तो क्या रहेगी? बराबर रहेगी। बात समझ में आ रही है? वो टोटली डिपेंड करेगी किस सरफेस से फेंक रहे हैं। अगर हम अर्थ की सरफेस से फेंक रहे हैं तो हम जानते हैं अर्थ की रेडियस हम जानते हैं कितनी होती है, तो अर्थ की रेडियस होती है 6400 किलोमीटर। ठीक है, जी की वैल्यू हम जानते हैं और 2 कांस्टेंट है। जब इस वैल्यू को पुट करके सॉल्व करते हैं तो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? सोल्व करने पर ये आती है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ की सरफेस से थ्रो करें और उसको एस्केप करना है हमें कहां से? अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से जब उसको थ्रो किया जाएगा तो उसको कितनी स्पीड से फेंकना होगा? उसको फेंकना होगा सर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से, जब वो सर अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल पाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सभी को? तो यहाँ हमने सीखा कि इस तरह से कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर रहे हैं तो उसको मिनिमम कितनी स्पीड से फेंकना होगा? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यही अगर हम बात करें कि अदर प्लैनेट पर चले जाएंगे तो वहां पर आप जानते हैं मास ऑफ प्लैनेट अलग होगा, रेडियस ऑफ प्लैनेट अलग है, उसके अकॉर्डिंग उसकी एस्केप वेलोसिटी भी अलग आ रही है। ठीक है ना? जैसे मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं आपको कि मान लीजिए मैंने मास ऑफ प्लैनेट को मास ऑफ प्लैनेट ट्वाइस है मास ऑफ अर्थ के, और रेडियस उसकी क्या कह रहा हूं मैं? 4 टाइम्स से अर्थ की रेडियस है। तो बताइए उसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी अर्थ के रिस्पेक्ट में? तो आप जानते हैं 2 टाइम्स तो हो जाएगा यहाँ पर और नीचे आ जाएगा 4 टाइम्स। तो कैंसिल आउट करके नीचे कितना बच रहा है? 2 टाइम्स, तो आ जाएगा नीचे √2। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा हमारे पास V एस्केप ऑफ अर्थ बाई √2। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से अगर हमें एस्केप वेलोसिटी निकालनी हो किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं किसी भी प्लैनेट की सरफेस से, तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगा सर एस्केप वेलोसिटी की हम किस डायरेक्शन में फेंक रहे हैं ऑब्जेक्ट को। जैसे मैंने यहाँ पर आपके सामने देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बनाई है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मैं अगर इसको इसकी सरफेस से इस तरह से भी थ्रो करूंगा तो भी सेम बात होगी कि सर इसकी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी। एस्केप वेलोसिटी कितनी आएगी? √2rg। बात समझ में आ रही है? तो ये है एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, एस्केप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय विच इट एस्केप कर सकते हैं कहां से? ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिएगा इसे। अब अपन नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी और ऑर्बिटल स्पीड के बाद, वो क्या है? हमारा केपलर्स लॉ। आप जानते हैं कि आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा हमेशा ग्रेविटेशन चैप्टर का डिस्कशन यहीं से स्टार्ट किया जाता है, पर अगर हम बात करें तो हम क्यों इसको बाद में लेते हैं? क्योंकि हम जब पहले पूरे पार्ट पर डिस्कशन कर लिया जिसके थ्रू हमें केपलर्स लॉ समझ में आएगा, इसलिए हम क्या करते हैं कि केपलर्स लॉ को लास्ट में लेते हैं ताकि हम पहले वाले पार्ट को ढंग से समझने के बाद केपलर्स लॉ को ढंग से समझ सकें। तो देखो केपलर्स लॉ क्या है हमारा। ये साइंटिस्ट है केपलर, जिन्हें कुछ लॉ दिए थे जो कि बाद में देखे गए कि करेक्ट था। उनका दिया गया जो उनकी थ्योरी थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। क्या था? तो केपलर ने अपने 3 लॉ दिए थे, जिसमें हम बात करें फर्स्ट लॉ की। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ था उसको और क्या नाम से बोला जाता है? लॉ ऑफ ऑर्बिट। बात समझ में आ रही है? लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी जाना जाता है इनके फर्स्ट लॉ को। क्या बोला था इनने कहा कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड जो मूव कर रहे हैं वो एक इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ऑल द प्लैनेट्स revolve around sun all the planets revolve around the sun in elliptical path। बात समझ में आ रही है? किस पाथ पे मूव करते हैं? वो इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे होते हैं। मतलब जितने भी प्लैनेट्स आप देखेंगे वो सन के अराउंड एक सर्कुलर पाथ में मूव नहीं करते हैं, वो किस पाथ में मूव करते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ पे। जैसे मान लीजिए इलिप्टिकल पाथ कैसा होता है? इस तरह से एक इलिप्टिकल अंडाकार जो शेप होता है वो कहलाता है हमारा इलिप्टिकल शेप। देखो इसमें क्या होता है,
अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूं तो इसमें 2 फोकस होते हैं, बात समझ में आ रही है। इस तरह से अगर आपको मैंने एक एग्जांपल हमेशा इलिप्स का जो फॉर्मेशन होता है उसका एक तरीका सिखाया जाता है, आप 11th में सीखेंगे, जब आप 11th क्लास में जाएंगे वहां देखेंगे। बाकी जब भी आपको ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कशन किया जाता है इस चीज को ढंग से बताया जाता है 11th क्लास के अंदर। तो देखो आपको क्या ध्यान रखना है कि इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं इसमें 2 फोकस होते हैं, एक को नाम देते हैं x1 और दूसरे को मान लीजिए नाम दे रहा हूं मैं s2। तो एक फोकस पर मेरा क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर मेरा सन प्रेजेंट है, बात समझ में आ रही है। तो सन के अराउंड कोई भी प्लैनेट मूव करेगा तो वो किस पाथ पे मूव कर रहा होगा, एक इलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा होगा। इस तरह से ये हमारा प्लैनेट है और ये सन है, तो सन के अराउंड किस पाथ पे मूव करता है, इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता है, बात समझ में आ रही है। तो ये था इनका फर्स्ट लॉ ऑफ ऑर्बिट, बात समझ में आ रही है। अब देखो नेक्स्ट बात हम डिस्कशन करेंगे किसका, सेकंड लॉ का। तो सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ जो है इन्हें दिया कैप्लर्स ने, वो बताया सेकंड लॉ, इसको और क्या नाम से बुलाया जाता है, लॉ ऑफ एरिया। बात समझिएगा कि लॉ ऑफ एरिया के नाम से भी जाना जाता है सेकंड लॉ को। मतलब इनने कहा कि जो भी प्लैनेट मूव करेगा वो जो एरिया कवर करेगा वो रेट, एरिया कवर करने की जो रेट होगी वो सेम रहेगी, बात समझ में आ रही है। तो जो एरिया कवर करने की रेट होगी वो कांस्टेंट बनी रहती है, बात समझ में आ रही है। तो कोई प्लैनेट, जैसे मैं इसको सिंपल सा एक एग्जांपल से बताऊंगा आपको, देखिए ये एक इलिप्टिकल पाथ है जिस पर हमारा प्लैनेट मूव कर रहा है, ये सन था हमारा। मान लीजिए कि हमारा प्लैनेट पोजीशन ए से ए डैश पर मूव करा, ठीक है, यहां से यहां तक मूव करा और इसने मान लीजिए टाइम लिया कितना, t1 टाइम लिया, बात समझ में आ रही है। अगर मैं सेम टाइमिंग के अंदर इसको मूव करा रहा हूं, मान लीजिए पोजीशन बी से बी डैश तक, बात समझ में आ रही है, कहां से, बी से बी डैश तक मूव करा रहा हूं, तो जब ये मूव कर रहा होगा तो अगर इक्वल टाइमिंग के अंदर, मतलब रेट ऑफ एरिया कवर, बात समझ कर रही है। तो सिंपल सा मैं बोलूं आपको, एरिया कवर करने की जो रेट है वो क्या रहेगी, इक्वल रहेगी, बात समझ में आ रही है। तो इसको और क्या नाम बोल सकते हैं, इसको और बोला जाता है एरियल वेलोसिटी, एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट भी बोला जाता है। एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एरिया कवर करने की रेट, मतलब कितना एरिया कवर करा आपने, ठीक है, कितना एरिया कवर किया कितने टाइमिंग के अंदर, वो क्या रहता है, हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है, बात समझ में आ रही है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर फिक्स्ड एरिया कवर करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा है यहाँ पर ये t1 टाइमिंग था, उसके अंदर जो एरिया कवर किया गया उसको नाम दिया मैंने A1 एरिया, बात समझ में आ रही है। और जो बी से लेकर बी डैश तक कवर किया गया ये एरिया था हमारा कितना, A2 नाम दिया, ये टाइम t2 के अंदर कवर किया गया। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि जो एरिया कवर करने की रेट है वो हमेशा बराबर रहेगी। मतलब सर एरिया A1 कवर किया t1 टाइम के अंदर और सेम ऐसे कैसे एरिया A2 कवर किया गया t2 टाइम के अंदर, तो ये दोनों को क्या होंगे, हमेशा सेम बने रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो मुझे बताओ, आपको अगर मैं कहता हूं A2 एरिया ज्यादा है, A2 एरिया ज्यादा है, तो यहाँ पर लगने वाला टाइम क्या रहना चाहिए, वो भी ज्यादा रहना चाहिए। मतलब जब सैटेलाइट मूव कर रही होगी तो अगर ज्यादा एरिया कवर किया गया होगा तो उसने टाइम भी ज्यादा लिया होगा। पर अब आपको यहाँ पर जो चीज सीखनी है वो क्या सीखनी है कि सर ये जो एरिया कवर किया जा रहा है तो उस एरिया का टाइम पर कैसे डिपेंड करेगा। तो आप जानते हैं जो एरिया कवर कराया जा रहा है वो इस तरह से इस बात पे मूव किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एरिया कवर्ड इक्वल है, बात समझ में आ रही है ना। तो मैं बात कर रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए मेरा टाइम t1 था 1 सेकंड, मान लीजिए 2 सेकंड ले लेते हैं अपन, तो 2 सेकंड के लिए चलाया तो सेम अगर हम यहाँ पर 2 सेकंड के लिए मूव कराएंगे तो सेम एरिया कवर्ड किया जाएगा। पर आप मुझे बताओ यहाँ पर जब मूव कर रहा है तो आप देख रहे हैं कि इसने यहाँ से यहाँ तक में डिस्टेंस कम कवर करी, तो डिस्टेंस कम कवर करी तो इसकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए। तो यहाँ की स्पीड सर मान लीजिए यहाँ मूव कर रहा था तो इसकी स्पीड जो थी वो v1 थी, बात समझ में आ रही है, और यहाँ की स्पीड मान लीजिए इसकी v2 थी।
तो बताओ कहाँ की स्पीड ज्यादा रही होगी। आप जानते हैं सर यहाँ की स्पीड v1 बोल रहे हो, यहाँ की स्पीड v2 बोल रहे हो, तो पक्का है सर इसने यहाँ डिस्टेंस कम कवर करी है तो इसकी स्पीड कम रही होगी। बात समझ में आ रही है। तो इसको सिंपल सा अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो आप समझ गए। यहाँ पर अगर हम बात करें ये मूव कर रहा है तो सन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा, मान लीजिए इसकी स्पीड थी v2 और जो सन के बिल्कुल पास में है तो इसकी स्पीड है v1। बात समझ में आ रही है। मैं इस तरह से दो केस ले रहा हूं तो बताओ इस वाले केस में इसकी स्पीड क्या होनी चाहिए। देखो यहाँ पर इसको अदर कंसेप्ट से भी समझा जाता है, पर आपको पहले इस कंसेप्ट से समझना है। ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से आपको कि कब स्पीड ज्यादा होगी कब स्पीड कम होगी। तो जब पास से निकल रहा होगा उसकी स्पीड ज्यादा रहेगी, जबकि जब दूर से जाएगा तो स्पीड कम रहेगी। और इसको एक और तरीके से बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। खैर वो अभी आपको नहीं बोलना, उसको नहीं ध्यान रखना है, अभी आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप बस इतना ध्यान रखें एरिया कवर करने की रेट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, इक्वल एरिया कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइमिंग। बात समझ पा रहे हैं मेरी। तो ये था हमारा केस जिसके थ्रू हमने सीखा कि कब स्पीड ज्यादा होगी और कब स्पीड कम रहेगी। बात समझ में आ रही है। तो यहां से हम बोल सकते हैं सर कि जो v1 स्पीड थी वो कम रही होगी v2 से। ओके, तो यहां तक अगर आपको मेरी बात समझ में आई है तो हमने यहां से सेकंड लॉ को पढ़ा क्या कि इसके अकॉर्डिंग था कि एरिया कवर करने की जो रेट होगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे इसका क्या, केपलर्स का थर्ड लॉ। बात समझ में आ रही है। अब थर्ड लॉ क्या है, यह है लॉ ऑफ पीरियड। इसे क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। अभी हाल मैंने आपको बताया कि जब भी कोई सैटेलाइट मूव कर रहा होगा तो मान लीजिए वो इस इलिप्टिकल पाथ पर मूव कर रहा है सन के अराउंड, तो उसको एक साइकिल कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाता है, उसका टाइम पीरियड। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर याद रखेंगे कि जो भी हमारा इलिप्स होता है, इस इलिप्स के अंदर क्या होता है, दो तरह की एक्सिस होती है, माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस। आपको अभी इसके अंदर अगर मैं आपसे बोलूं तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं कि देखिएगा जब ये इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है तो मैंने आपसे क्या कहा, जैसे मैंने आपको अभी सर्कुलर पाथ वाला जो डिस्कशन किया था, सर्कुलर पाथ में आपको समझ में आ गया था कि जिस उसकी रेडियस होगी तो वो जो डिस्टेंस के बराबर होगी इस पाथ में मूव कर रहा है तो। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो इसकी सेमी मेजर एक्सिस होती है हमारी, कौन सी, सेमी मेजर एक्सिस। तो सेमी मेजर एक्सिस किसे बोल रहे हैं हम, इस वाले पार्ट को बोलते हैं। देखो इलिप्स के अंदर क्या होता है, इस तरह से ये लेंथ होती है, आप समझ पा रहे मेरी, ये पूरी लेंथ होती है, ये हाफ लेंथ होगी सेमी मेजर एक्सिस, इसको ए बोलते हैं। बात समझ में आ रही है। और ये लेंथ भी ए के बराबर होती है। ठीक है, और यहाँ जो पूरा एक साइकिल कंप्लीट किया गया वो क्या कहलाता है, उसका उसमें लगा हुआ टाइम जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का स्क्वायर यहाँ पर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी सेमी मेजर एक्सिस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात समझ में आ रही है। तो जो जिस ऑर्बिटल पाथ में, मतलब आप तो ये समझिए जिस ऑर्बिटल पाथ पे मूव कर रहा है वो उस ऑर्बिटल पाथ की रेडियस के इस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टाइम पीरियड का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर टी तो क्या है हमारा, टाइम पीरियड, और ए क्या है यहाँ पर, सेमी मेजर एक्सिस। आप एक चीज ध्यान रखें, अगर अभी मैं आपको बोलूंगा सेमी मेजर एक्सिस तो आप इसको इतना नहीं समझ पा रहे होंगे, पर मैं आपको बताऊं, आप जब इसको इलिप्स को पढ़ेंगे आगे क्लासेस में तब आपको ये चीज बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आ जाएगी कि सर कहना क्या चाह रहे हैं कि यहाँ सेमी मेजर एक्सिस क्या है। अगर आपसे अगर इस तरह से बात नहीं की जाती है, आपसे तो सिंपल सा किसी एक सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो आप वहां डायरेक्ट क्या बोल देंगे कि इसका टाइम पीरियड उसकी रेडियस के क्यूब के, जो मतलब टाइम पीरियड का स्क्वायर उसकी रेडियस के इस क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अभी आपको ये चीज समझ में आ रही है तो उसी अकॉर्डिंग इसको ध्यान रखना है कि ये जो डिस्टेंस होती है सेमी मेजर एक्सिस कहलाती है इसकी। ठीक है,
बाकी इसका जो प्रॉपर डिस्कशन होता है, अगर मैं आपसे बात करूं थर्ड लॉ की या सेकंड लॉ का, ये जब आप 11th क्लास के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर को पढ़ेंगे तो वहां पर आप ढंग से देखेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पर बोलेंगे कि किस तरह से इसका टाइम पीरियड की बात की गई है, वहां पर सेमी मेजर एक्सिस किस तरह से ली सर आपने, अभी तो आपने डायरेक्ट लिख दिया सर, पर ये सब आप वहां पर ढंग से पढ़ पाएंगे बेटा। अगर अभी मैं आपको क्लियर करने की कोशिश भी करूंगा तो टाइम वेस्ट है, क्योंकि आपके एमयू में इतना चीज नहीं पूछी जाएगी जो चीज मुझे समझानी पड़ेगी यहाँ पर, उसके लिए मुझे काफी टाइम एक्स्ट्रा देना होगा। अभी आप इतना ध्यान रखें, इससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे कि अगर एक ऑर्बिटल पाथ पे मूव कर रहा है तो कितना रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसका टाइम पीरियड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये केप्लर्स के तीनों लॉ थे। इस तरह से हमने ग्रेविटेशन के अंदर हमारा मोस्टली सारा पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी और वेरी इंपॉर्टेंट था। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह से हम इन दोनों पार्ट का डिस्कशन मतलब ग्रेविटेशन पार्ट का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं। अब जो नेक्स्ट पार्ट हमारा यहाँ डिस्कस करना होगा हमें, वो लेंगे क्या, इसी के आगे के जो चैप्टर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट को कंप्लीट करिएगा आप, बाकी इनके क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। हालांकि आपको ध्यान रखना है केप्लर्स लॉ से आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या है, अब इससे ही में हम आगे जो पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं वो पार्ट कंटिन्यू कर रहे हैं हमारा फ्लोटेशन वाला। देखो आप जानते हैं फ्लोटेशन चैप्टर के अंदर जो डिस्कशन किया जाएगा वो सारा डिस्कशन क्या किया जाएगा कि कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है किसी लिक्विड के अंदर या किसी वाटर के अंदर, किसी भी XYZ लिक्विड के अंदर, तो वहां पर उसका फ्लोटिंग कैसे हो रही है या वो सिंक कर रहा है तो सिंक क्यों कर रहा है, इस पूरे पार्ट का डिस्कशन हम किसके अंदर करेंगे, इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो आप जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ कि वाटर के अंदर मान लीजिए आइस क्यूब है वो फ्लोट कर रहा है, तो आप जानते हैं कि कोई ना कोई तो ऐसा वहां पर प्रेजेंट है सर जो वो उसको वहां पर उस लेवल पे मेंटेन रख रहा है या इसको सिंक नहीं होने दे रहा है। या फिर हम बोलेंगे आयरन का पीस सिंक हुआ तो कोई ना कोई तो ऐसा रीजन था सर वहां पर जिसके कारण वो सिंक हुआ। तो देखो इन सभी चीजों को डिस्कशन करने के लिए मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या होता है कुछ बेसिक टर्म्स पढ़नी होगी। जैसे मैं बात करूं आपसे प्रेशर डेंसिटी क्या होती है, इनके बारे में डिस्कशन होगा। फिर कौन सा फोर्स होता है, उस फोर्स के थ्रस्ट जो होता है वो क्या होता है, बायोंसी फोर्स जो होता है वो क्या होता है, इन सभी चीजों का हमें यहाँ पर डिस्कशन करना होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर हमारा पार्ट प्रेशर से। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, तो देखो प्रेशर के लिए बात करूं तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं प्रेशर क्या है। तो आप जानते हैं प्रेशर सर जब भी किसी एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया पर कोई फोर्स अप्लाई किया जाएगा तो वो फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, हमारा प्रेशर। तो सिंपल प्रेशर की डेफिनेशन क्या है, अगर यहाँ पर मैं बात करूं प्रेशर एट अ पॉइंट इज डिफाइन एज अ, किसी भी पॉइंट पर जहां पर हम प्रेशर को फाइंड कर रहे हैं वो डिफाइन कैसे होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया एक्सप्लेन करेगा हमारा कि उस पर लगने वाला जो फोर्स है पर यूनिट एरिया पर वही क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके प्रेशर को। बात समझ में आ रही है? जिसमें मैं बात करूं जैसे देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ P, प्रेशर हमारा क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो फोर्स लिया जाएगा यहाँ पर फोर्स का वो कंपोनेंट लेना है जो सरफेस के क्या हो परपेंडिकुलर। जैसे मान लीजिए मैंने एक सरफेस बनाई हुई है तो इस सरफेस पर मैंने एक एरिया लिया A, उस एरिया पर मैंने उसका परपेंडिकुलर फोर्स का कंपोनेंट जो उस पर क्या लग रहा है परपेंडिकुलर लग रहा है सरफेस के। बात समझ में आ रही है? तो फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट अपॉन एरिया। तो यहाँ से जो क्वांटिटी आएगी प्रेशर वो क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बात समझ आ रही है? ये फोर्स और किस नाम से बोला जा सकता है इस फोर्स को सर, और हम थ्रस्ट फोर्स के नाम से भी बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये अगर बात की जा रही है प्रेशर की तो प्रेशर का फॉर्मूला याद होना चाहिए फोर्स अपॉन एरिया। अब देखो यहाँ पर मैं बात करूं हमेशा कि जो फोर्स जिसके कारण हमें प्रेशर मिलेगा वो हमेशा कौन सा फैक्टर कंपोनेंट होगा, वो सर वो कंपोनेंट होगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर है, वही हमें प्रेशर फील कराएगा। बाकी जो अदर कंपोनेंट होंगे वो क्या करेंगे, उसके कारण प्रेशर नहीं आएगा। और आप ये भी जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया था कि जो प्रेशर है उसको हमने एक्सप्लेन किया था किसके थ्रू, पास्कल लॉ के थ्रू कि प्रेशर कौन सी क्वांटिटी है, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है। याद आ रहा होगा आपको? तो जो ऐसा ही यूनिट है प्रेशर की वो हम क्या यूज करते हैं, पास्कल यूज करते हैं। और ये कौन सी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी आपको मेरी। इसके अलावा मैं आपसे बात करूं कि मैंने आपसे कहा था प्रेशर की हम कई डिफरेंट तरह की यूनिट्स यूज करते हैं और हमें वो सारी यूनिट्स पता होनी चाहिए। तो देखो कुछ बेसिक यूनिट्स का नाम ले रहा हूं मैं आपके सामने, उन बेसिक यूनिट्स को हमें याद रखना है। ठीक है, तो जैसे मैं आपके सामने ये बेसिक यूनिट्स का डिस्कशन कर रहा था, जैसे मैं बात करूं आपसे कौन कौन सी यूनिट थी सर, वो यूनिट थी ऐसा यूनिट, एक तो
न्यूटन, जैसे ऐसा यूनिट मैंने बताई थी आपको क्या थी, पास्कल। और ये किसके बराबर होती है सर, ये हम अगर फोर्स की यूनिट यूज कर रहे हैं न्यूटन और एरिया की यूनिट यूज कर रहे हैं मीटर स्क्वायर, तो क्या आती थी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। याद आ रहा होगा आपको, मैंने सब डिस्कशन पहले किया हुआ है कि सर ये रहा फोर्स, तो फोर्स का जो कंपोनेंट है हमारा वो तो रख देंगे यहाँ पर न्यूटन, और एरिया किसमें आ जाएगा, मीटर स्क्वायर में, इसलिए हमारी यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर। सेम ऐसे अगर मैं बात करूं इसकी सीजीएस यूनिट क्या होगी, तो आप जानते हैं फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं डायन से, और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो इसलिए हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको। सेम अगर इसमें बात करूं आगे की और कौन कौन सी यूनिट्स होती है, तो यहाँ पर हम डिफरेंट यूनिट यूज करते हैं प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। जैसे मैं बात करूं 1 atm जो प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के। तो जी यहाँ पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, हमारा 1 atm प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है हमारा वो कितना होता है, 1 atm। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी यूनिट होती है प्रेशर को रिप्रेजेंट करने की। तो जो हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर है उसका कितना टाइम्स आ रहा है, बात समझ में आ रही। तो यहाँ 1 atm रिप्रेजेंट किया है 1.013 पास्कल में, कितना होता है ये 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। सेम अगर मैं आपको याद आ रहा हो तो बैरोमीटर के थ्रू हम पढ़ते थे कि बैरोमीटर यूज किया जाता है मेजरमेंट के लिए किसका, प्रेशर का। तो वहां पर उसके अंदर से जो मरकरी होती है वो मरकरी क्या करती है, वो कुछ हाइट गेन करती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो वो कितना हाइट गेन करती थी, 76 सेंटीमीटर। इसलिए हम जो प्रेशर लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम हाइट। बात समझ में आ रही है। तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे 1 एटम प्रेशर को, या मैं कहूँ 10⁵ पास्कल को। ओके, सेम ऐसे कैसे एक यूनिट यूज की जाती है बार, तो 1 बार हमेशा बराबर होता है किसके, 10⁵ पास्कल के। अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए कि 10⁵ पास्कल है वो किसके बराबर है, तो आप याद रखें 1 बार के इक्वल है, या 1 पास्कल किसके बराबर है, तो 10⁻⁵ बार के बराबर होगा। सेम ऐसे जो यूनिट यूज की जाती है टोर, टोर क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है 1 mm ऑफ HG कॉलम हाइट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं मेरी मरकरी 1 mm हाइट गेन कर रही है तो किसके बराबर होगा, वो 1 टोर प्रेशर के बराबर होगा। ये हमने डिफरेंट तरह की यूनिट्स यूज करी है प्रेशर के मेजरमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है। और आपको बताया है मैंने एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है हमारा, सर वो है 1 atm के बराबर, जो किसके बराबर होता है, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमें ये प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स याद रखनी है। तो ये सारा पार्ट जो है हमारा वो प्रेशर के बारे में डिस्कशन है कि प्रेशर किस तरह से पढ़ा जा रहा है, मतलब किस तरह से हम यहाँ पर प्रेशर के क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो आपको बेसिक पता लग गया है प्रेशर के बारे में, तो ये हमें आगे भी यूज आएगा कि किस तरह से हम प्रेशर का यूज करेंगे। ठीक है। सेम अगर हम बात करें अगर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर की, तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो मैंने आपको याद रखना है क्या कि फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करना है तो कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, बैरोमीटर का यूज करेंगे। वहीं अगर मैं आपसे बात करता हूँ फॉर मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, कोई सा भी जनरल प्रेशर मेजर करना है हमें कहीं का भी, तो हम कौन से मीटर का यूज करते हैं, मैनोमीटर का। बात समझ में आ रही है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं फॉर मेजरमेंट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपको आंसर क्या टिक करना होगा वहां पर, बैरोमीटर। देखो आप सभी को याद होगा कि बैरोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो किस तरह से काम करता है। तो आपको याद रखना है क्या, जैसे मान लीजिए मैं इसमें बताऊं आपको कि इस तरह से कंटेनर लिया जाता है और जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मरकरी। तो आप जानते हैं इसके अंदर जब एक ग्लास ट्यूब वैक्यूम क्रिएट करके उस ग्लास ट्यूब को इसमें उल्टा रखा जाता है, तो हम क्या देखते हैं कि ड्यू टू एटमॉस्फेयर का प्रेशर, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये जो प्रेशर है ये किस पर लग रहा होता है, ये जो लिक्विड प्रेजेंट है इस लिक्विड पे प्रेशर लगता है P0। तो वो प्रेशर क्या करेगा, इस प्रेशर के कारण क्या होगा, ये मरकरी इसमें अंदर कुछ हाइट गेन करने लगती है। तो हम देखते हैं वो हाइट कितनी गेन करती है, 76 सेंटीमीटर। तो इस पॉइंट पर मैं बात करूं, अगर ऊपर वाला जितना भी लिक्विड है इस पॉइंट पर जो प्रेशर लगा रहा होगा वो सेम प्रेशर होना चाहिए इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, क्योंकि हम जानते हैं सेम हाइट पर सेम प्रेशर होता है। बात समझ आ रही है। अगर इक्वल सेम हाइट के जितने पॉइंट्स होंगे उन पॉइंट पर क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। इसलिए यहाँ पर हम बोलते हैं क्या कि 76 सेंटीमीटर कॉलम हाइट का जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो जो हमारी, अगर मैं बात करूं आपसे, एच हाइट का कोई भी लिक्विड है वो जिसकी डेंसिटी D है,
तो उसके जो प्रेशर होगा उसके कारण वो कितना आता है, एच डी जी। बात समझ में आ रही है। डी यहाँ डेंसिटी है, एच उसकी हाइट है, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। इसको मैं अगर आपको आगे भी समझाऊंगा, प्रेशर कितना होता है जितना डेप्थ पे जाने के साथ साथ या कोई हाइट पर जाने के साथ। बात समझ में आ रही है। तो ये होता है हमारा बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ बैरोमीटर का। इसमें स्केल लगा हुआ होता है, इसके थ्रू मेजरमेंट कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है। बैरोमीटर जो बनाया गया है उसमें मरकरी यूज की गई है, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी हाई होती है, और डेंसिटी हाई होगी तो इसको लेवल कम लेगी, मतलब हाइट कम से कम करेगी, मतलब छोटा इक्विपमेंट बनाया जा सकता है आराम से मेजरमेंट के लिए। बात समझ में आ रही है आपको, इसलिए मरकरी यूज की गई। अगर मैं आगे बात करूं इसी में मैनोमीटर में, तो मैनोमीटर बनाने के लिए क्या होता है, सेम इसी तरह की डिवाइस यूज की जाती है, बस वहां पर क्या होता है, एक यू ट्यूब ली जाती है यू शेप की, और उसके अंदर वही लिक्विड प्रेजेंट होता है, और फिर जहां से मेजरमेंट करना है उसको वहां पर अप्लाई करके वहां पर प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं। आपको खैर इतना ध्यान रखना है बस कौन कौन सी डिवाइस यूज की जा रही है। अब देखिए आगे हम बात करेंगे इसमें क्या, कि जैसे मैं आपसे बोलूं कि हमें मेजरमेंट करना था प्रेशर का, तो किसी डेप्थ पर जाने पर प्रेशर कितना होगा, कैसे उसको मेजर किया जाता है, इस चीज का डिस्कशन करेंगे हम आगे। देखिए अगर मैं आपसे बात करता हूं कि मान लीजिए एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया, एक लिक्विड प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है। तो मैं प्रेशर की बात करूं तो जैसे मान लीजिए कंटेनर, इसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है, तो इसके अंदर इसकी सरफेस पर जो प्रेशर होगा किसका होगा, एटमॉस्फेयर का, तो उसको तो मैंने क्या लिख दिया, पी नॉट। बात समझ में आ रही है। तो इससे जितना नीचे जाएंगे, जितनी डेप्थ पर जाएंगे, उतना प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। ये मैंने यहाँ पर 3 पॉइंट बनाए हुए हैं कंटेनर के अंदर, ए बी सी। हम देखते हैं कि तीनों जो पॉइंट्स है यहाँ ए बी सी वो सेम लेवल पर है। सेम लेवल पर है तो मुझे बताओ प्रेशर भी क्या होगा, तीनों जगह सेम होगा। बात समझ में आ रही है। तो प्रेशर कितना होता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, एच डी जी। एच यहाँ रिप्रेजेंट करेगा हमारी कितनी डेप्थ पर जाके ले रहे हैं, डी डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड के अंदर आप प्रेशर को मेजर कर रहे हैं, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू ली जाती है 9.8, और क्या बोलते हैं, नियरली इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बात समझ में आ रही है। तो आपको बेसिक फंडा याद रखना है क्या, जितना आप डेप्थ पर जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाएगा, और जितना हाइट गेन करते जा रहे हैं आप, जितना जो हमारा वाटर लेवल है उससे ऊपर जितना जाते जाएंगे वहां पर प्रेशर उतना कम होता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो हिलीज एरिया में प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, जबकि वही नीचे आते जाएंगे हम कहाँ पर, डेप्थ में जाते जाएंगे, वही प्रेशर क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इसलिए जितने भी सबमरीन के अंदर जितने भी वहां पर, या फिर मैं बोलूँ स्काई ड्राइविंग की बात की जाए, तो वहां पर जो स्पेशल ड्रेसेस पहनी जाती है, वो क्यों पहनी जाती है, ताकि वहां जो हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हाई हो गया है, उसको बैलेंस किया जा सके। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये बात डिस्कशन था प्रेशर का। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हमने डिस्कशन करा प्रेशर का, जिसके अंदर मैंने आपको समझाया है क्या, कि ऑन इंक्रीजिंग डेप्थ जितनी डेप्थ में जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होता जाएगा, और जितनी हाइट पर जाएंगे प्रेशर उतना डिक्रीज होता जाएगा। देखो ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल से जितना ऊपर जा रहा हूँ मैं प्रेशर क्या होता जा रहा है, कम, और जितना सी लेवल से नीचे होता जा रहा हूँ उतना प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, प्रेशर पे कैसे डिपेंड था। तो इसको मैं कहीं एच रो भी लिख सकता हूँ डी की जगह, डी डेंसिटी जो लिख रहे हैं उसको हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो एच रो जी लिखूं या एच डी जी लिखूं, आप समझ जाएंगे किसको रिप्रेजेंट किया हमने, प्रेशर एच एट डेप्थ एच। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ डेप्थ को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। जनरली हर जगह यही मिलेगा आपको कि एच हाइट पर जाने पर या एच डेप्थ पर जाने पर, तो इसलिए हम एच डी जी लिख रहे हैं। बात समझ में आ गई है आपको। चलिए तो अब हम आगे इसके आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए ये एग्जांपल, यहाँ पर एक एग्जांपल के अंदर मैंने क्या करा, आपके सामने डिफरेंट टाइप के 4 कंटेनर लिए, जिनकी शेप अलग अलग है। बात समझ में आ रही है। हमसे पूछा गया है कि जितने भी कंटेनर लिए सबको सेम लिक्विड की हाइट तक रखा गया है। देखो लिक्विड एच हाइट तक रखा मैंने, और मैंने क्या कहा कि इनके बेस पर कितना प्रेशर फील होगा, वो प्रेशर हमें बताना है। तो देखो आपके सामने 4 कंटेनर की शेप क्या है, डिफरेंट है। पर मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने आपसे क्या कहा था कि जो भी हमारी वाटर की सरफेस से उससे जितनी डेप्थ पर जाएंगे हमारा क्या होगा, प्रेशर
उतना ही इंक्रीज होगा। मान लीजिए अगर मैं सेम डेप्थ पर जा रहा हूं तो प्रेशर क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। इसलिए यहाँ पर सभी पॉइंट पर हमारा प्रेशर क्या मिलेगा, मुझे सेम मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो जो प्रेशर है वो हमारे कंटेनर की शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कई लोगों का मानना है कि सर इस वाले सी वाले पार्ट के अंदर तो सी के ऊपर ज्यादा लिक्विड है, जबकि डी वाले के अंदर नीचे ज्यादा है ऊपर कम है, तो यहाँ प्रेशर कम होना चाहिए, यहाँ ज्यादा नहीं। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगेगा, क्योंकि हमने जानते हैं शेप पर डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, ओनली और ओनली तो डिपेंड करेगा सर वाटर लेवल की हाइट कितनी है, लिक्विड की हाइट कितनी है। तो प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन शेप ऑफ कंटेनर, इट डिपेंड्स ओनली ऑन हाइट ऑफ वाटर लेवल या जो भी लिक्विड आप ले रहे हैं। बात समझ में आ गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए इसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम किसका, पास्कल्स लॉ का। बात समझ में आ रही है। ये सब डिस्कशन के बाद पास्कल लॉ का डिस्कशन करेंगे। देखो पास्कल लॉ क्या है हमारा, अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं पास्कल लॉ का। तो पास्कल एक साइंटिस्ट है जिनने क्या दिया, उनने बताया कि आप जब भी किसी क्लोज कंटेनर की बात कर रहे हैं, उस क्लोज कंटेनर के अंदर अगर आप वहां पर किसी भी एक पॉइंट का प्रेशर बढ़ाएंगे तो पक्का है सर हर पॉइंट पर उस क्लोज कंटेनर के अंदर इक्वली प्रेशर बढ़ेगा। देखो तो अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इन अ क्लोज कंटेनर इफ प्रेशर इंक्रीज एट वन पॉइंट देन प्रेशर एट एवरी पॉइंट इंक्रीज इक्वली। सब जगह प्रेशर क्या होगा, इक्वली इंक्रीज। बैलून का एग्जांपल सिंपल सा आप समझ सकते हैं। बैलून के अंदर जैसे मैं एयर फिल करता हूं, मैं प्रेशर लगाया मैंने, मान लीजिए बैलून है, इसके अंदर जैसे मैंने P1 प्रेशर लगाया तो ये P1 प्रेशर लगाते क्या हुआ, अब इसके अंदर जो भी एयर प्रेजेंट थी उस एयर के हर पॉइंट पर सेम प्रेशर मिलेगा P1 और उसके कारण इसकी शेप क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो बाय अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ इन अ क्लोज कंटेनर प्रेशर इंक्रीज इक्वली। बात समझ में आ रही है। सभी पॉइंट पर प्रेशर इक्वली इंक्रीज होगा। ठीक है। तो ये अब पास्कल लॉ अगर हमें समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है, क्लोज कंटेनर लिया हुआ था। इसके अंदर क्या करा मैंने, यहाँ अलग अलग 3 अलग अलग ब्लॉक मतलब यूं मान लीजिए आपको पाइप्स दे रखे हैं जहां पर अलग अलग क्रॉस सेक्शन एरिया है। बात समझ में आ रही है। तो मैंने इस पॉइंट पर एक F1 प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया A1 एरिया पर। तो आप जानते हैं यहाँ पर जो प्रेशर लगाया गया होगा वो दोनों जगह बढ़ेगा। तो इस जगह बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा और इधर भी बाहर की तरफ लगेगा। तो यहाँ का प्रेशर, तीनों पॉइंट का प्रेशर क्या होना चाहिए, इक्वली होना चाहिए। तीनों पॉइंट का जो प्रेशर आएगा वो कितना है हमारा, बराबर होना चाहिए। देखो मैंने तीनों पॉइंट का प्रेशर P1 बराबर P2 इक्वल टू P3 लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ आप, जो फर्स्ट पॉइंट पर जो प्रेशर लग रहा है वो कितना होगा, F1 अपॉन A1, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स F1 अपॉन A1। सेम ऐसे कैसे बात करूं मैं, कहा कि सेकंड जो हमारा यहाँ वाला वॉल्व बोल रहे हैं अपन, तो सेकंड वाला जो वॉल्व होगा उसका एरिया कितना है A2 और वहां पर फोर्स कितना फील कर रहा है वो F2। तो वहां पर जो प्रेशर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, F2 अपॉन A2। सेम ऐसे कैसे प्रेशर आ जाएगा F3 अपॉन A3। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि सर जहां का एरिया ज्यादा होगा वहां का फोर्स भी ज्यादा फील होगा और जहां का एरिया कम होगा वहां पे फोर्स भी कम फील होगा। तो देखो जितने भी एग्जांपल दो मैं आपको, पास्कल लॉ के एग्जांपल आप कहाँ देख सकते हैं, तो आपने जितने भी हाइड्रोलिक जैक देखा हो आपके कार वगैरह के अंदर या बस वगैरह में आपने देखा होगा, जो जैक यूज किया जाता है टायर चेंज करने के लिए, तो वहां पर जो जैक होता है वो या तो लिक्विड का जो उसमें लिक्विड फील होता है या गैस फील होती है। ठीक है। तो दोनों लिक्विड हो या चाहे गैस हो, किसी भी कंटेनर के अंदर अगर वो क्लोज्ड है तो अगर एक पॉइंट पर प्रेशर बढ़ाया सब जगह इक्वली बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो हाइड्रोलिक जैक बेस्ट एग्जांपल है हमारा, या हाइड्रोलिक क्रेन्स होती हैं जिनके अंदर मैं बात करूं वहां पर लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू वहां पर प्रेशर के थ्रू उनको मूव कराया जाता है। तो हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक क्रेन्स हो गई, ये सब एग्जांपल हैं पास्कल लॉ के। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये देखो मैंने हाइड्रोलिक जैक का आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, हाइड्रोलिक जैक का एग्जांपल लेंगे हम। तो हमने क्या देखा कि सर अगर हम F2 फोर्स लगा रहे हैं A2 एरिया पर जो स्मॉल एरिया है, तो देखो छोटी जगह पर मैंने छोटा सा फोर्स लगाया तो उसके कारण जितना प्रेशर यहाँ बढ़ा उतना यहाँ बढ़ेगा। तो यहाँ पर बड़ा एरिया है तो पक्का है फोर्स भी बड़ा होगा। तो इसलिए हमारा F1 फोर्स बड़ा होगा एरिया A1 पर। देखो ये P1 प्रेशर P2 के बराबर, यहाँ का प्रेशर यहाँ के बराबर कर दिया। यहाँ का प्रेशर था F2 अपॉन A2 और यहाँ का प्रेशर था
F1/A1, दोनों को बराबर करा। सर A1 बड़ा है A2 से, तो जब A1 को इधर ले जाएंगे और F2 को नीचे लाएंगे तो कितना मिल जाएगा मुझे, F1/F2 बराबर A1/A2। सर ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 है तो पक्का इसको भी ग्रेटर देन 1 होना पड़ेगा, इसलिए F1 बड़ा आ गया किससे, F2 से। तो इस तरह से हमने सीखा कि सर एक छोटा सा फोर्स लगाकर, यहाँ पर छोटा सा फोर्स लगाया और उसके थ्रू हमने एक बड़ा इफेक्ट देखा, तो बड़ा इफेक्ट दिखा। तो जितने भी आपने देखा होगा जहां पर भी सर्विसेज होती हैं कार वगैरह की, वहां पर कार वगैरह को उठाने के लिए क्या यूज किया जाता है, हाइड्रोलिक जैक्स का यूज करते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। चलिए, तो ये सारा पार्ट था हमारा पास्कल लॉ के डिस्कशन के लिए, ठीक है। अब देखो हम नेक्स्ट पार्ट का डिस्कशन जो करेंगे, इसमें क्या है हमारा फ्लोटेशन चैप्टर के अंदर। सर हमने प्रेशर के बारे में डिस्कस किया। अब प्रेशर के बारे में डिस्कशन के बाद देखो, मैंने आपको कहा कि कोई भी लिक्विड है, वो लिक्विड के अंदर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जब रखेंगे तो हम देखते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो उस लिक्विड के अंदर सिंक कर जाता है या वो फ्लोटिंग करने लगता है। तो सर अगर वो फ्लोटिंग कर रहा है तो ऐसा कौन सी चीज है जो उसको फ्लोटिंग करा रही है। आपने देखा होगा मग को अगर हम किसी बकेट के अंदर वाटर फिल करके उस मग को उल्टा रखकर जब मूव कराते हैं तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर एक फोर्स फील करते हैं ऊपर की तरफ। तो जो फोर्स फील कर रहे हैं सर, वो फोर्स कौन सा है, तो वही फोर्स हम डिस्कशन करेंगे, जिसे हम आगे नाम देंगे बायोंसी फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो बायोंसी क्या होती है, इफ अ बॉडी इज पार्शियली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड देन इट एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू फ्लूइड सराउंडिंग इट। मान लीजिए ऑब्जेक्ट था मेरा, इस ऑब्जेक्ट को इसके अंदर रखा गया लिक्विड के अंदर, तो ये जो सराउंडिंग में जो लिक्विड प्रेजेंट है ये इस पे एक फोर्स लगाएगा चारों तरफ से। तो वो जो फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स एक्सपीरियंस किया जा रहा है, वो फोर्स ही क्या कहलाएगा हमारा, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायोंसी। और जो फोर्स फील किया गया इसे बोलते हैं हम कौन सा, बायोंसी फोर्स। तो देखो, दिस फिनोमेना ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन बॉडी इज कॉल्ड बायोंसी। बात समझ में आ रही है। अब देखो ये बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है, ये बायोंसी फोर्स बराबर होता है कि जब इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड के अंदर डाला गया तो इसने कितना लिक्विड को डिस्प्लेस किया। बात समझ में आ रही है। तो जो हमारा बायोंसी फोर्स होता है वो बराबर होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी। बात समझ आ रही है। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी, जितना बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगी उसके बराबर होगा। जैसे मैं देखो यहाँ पर लिख रखा मैंने, आपके सामने दिख रहा है आपको कि हमारा बायोंसी फोर्स किसके बराबर होता है, वी रो जी, या वी डी भी बोलते हैं डेंसिटी को, या रो लिख रहा हूं तो डेंसिटी आप समझ जाएंगे। तो वी रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो देखो यहाँ वॉल्यूम किसका लेंगे, मैंने कहा जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, तो वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर नहीं, वो ये आपका वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बॉडी होगा, हमारा क्या होगा, वॉल्यूम डिस्प्लेस बाय बॉडी। बॉडी ने कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया। बात समझ में आ रही है। जैसे मान लीजिए पूरी बॉडी अंदर आ गई तो इसने पूरे ही लिक्विड, इस वाले पार्ट के लिक्विड को डिस्प्लेस कर दिया। बात समझ में आ रही है। सेम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जिस लिक्विड को डिस्प्लेस किया गया। बात समझ में आ रही है। इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है हमारा बायोंसी फोर्स वी रो जी। बात समझ में आ रही है। ये फॉर्मूला है हमारा। जब भी मैं बायोंसी फोर्स बोलूंगा वहां वॉल्यूम तो लेना है लिक्विड का, और डेंसिटी वॉल्यूम तो लेना है जितना हमने लिक्विड का डिस्प्लेस किया, ठीक है, और डेंसिटी ऑफ लिक्विड, या फिर इसको यूं भी बोल सकते हैं जितना ऑब्जेक्ट मर्ज होगा लिक्विड के अंदर, जितना मर्ज होगा उतना ही वाटर डिस्प्लेस किया गया होगा, तो वो भी यहाँ बोला जा सकता है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हमारा है बायोंसी फोर्स। अब देखो बायोंसी फोर्स का जो डिस्कशन है, मैं अगर बात करूं आपसे, अगर मैं आपको जो पढ़ा रहा होता 9th क्लास के अंदर, तब तो मैं आपको सिंपल बायोंसी को अलग पढ़ाता, बायोंसी फोर्स को अलग पढ़ाता, फिर उसका डिस्कशन करता, फिर आर्किमिडीज को प्रिंसिपल को अलग से पढ़ाता। पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बायोंसी फोर्स का डिस्क्रिप्शन आर्किमिडीज प्रिंसिपल के साथ ही करेंगे, ताकि वहीं से हमारा दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। देखो आर्किमिडीज ने भी सेम इसी तरह से डिस्कशन किया। क्या उसने सेम एक कंटेनर था, उस कंटेनर को जब लिक्विड के अंदर रखा, देखो ये कंटेनर है मेरा, तो जैसे मान लीजिए मैंने इस बॉडी को, ये कंटेनर के अंदर एक बॉडी ली,
ठीक है। इस बॉडी को जब अंदर डाला तो मैंने देखा वो इतनी अंदर जाके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आई थी, यहाँ पर रुक गई। तो इस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ऊपर से F1 है और नीचे से F2 फोर्स है, तो ये नीचे वाला लिक्विड लगा रहा है, ये ऊपर वाला लिक्विड लगा रहा है, तो इन दोनों का जो फोर्स इतना आना चाहिए नेट कि वो इसके वेट को बैलेंस कर दे, तो ये रुक जाएगा। तो देखो यहां से फोर्स लग रहा है ऊपर से F1, तो एरिया A1 पे लग रहा है, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या दे देगा मुझे। देखो सिंपल सी बात है ना, प्रेशर पढ़ा था हमने, फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स कितना आ जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। तो सर इस पर लगने वाला जो फोर्स है वो कितना हो जाएगा, F2 माइनस F1, नीचे से F2 लग रहा है ऊपर से F1, तो नेट फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लग रहा है, जो कि क्या कर रहा है सर, इसके वेट को बैलेंस कर रहा है। बात समझ में आ रही है, यहाँ पर जो इसका वेट होगा उसको बैलेंस कर रहा है वो फोर्स mg, ठीक है ना। तो ये बैलेंस जो किया गया है, ये बैलेंस्ड फोर्स जो है हमारा वो किसके बराबर आएगा, वो आएगा प्रेशर इंटू एरिया और प्रेशर इंटू एरिया। तो देखो P2A, P2 यहाँ का प्रेशर इंटू एरिया, तो P2A माइनस P1A। जब हम सोल्व करते हैं तो फाइंड होता है हमें कितना आया हमारे पास, तो ये फोर्स आया V रो जी। ये फोर्स किसके बराबर आ रहा है, V रो जी, जो कि हमारा था अपथ्रस्ट फोर्स। बात समझ में आ रही है। तो ये वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, कितना लिक्विड डिस्प्लेस किया गया उसका वेट बोले, या फिर मैंने आपको अभी ऊपर बताया था क्या कि सर V रो जी वॉल्यूम डिस्प्लेस ऑफ लिक्विड इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बात समझ में आ रही है। तो ये जो ऊपर लगने वाला फोर्स होगा वही क्या कहलाएगा, मेरा बायंसी फोर्स। बात समझ में आ रही है। अब देखो आप जानते हैं कि यहाँ पर सर हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जिस तरह से हमने यहाँ पर बायंसी फोर्स लगा, तो इस बॉडी का जो नेट फोर्स है वो बैलेंस कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमारे पास आएगा फोर्स। तो देखो जो फोर्स होगा mg तो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड। इसका जो वेट है वो तो किधर लग रहा है, नीचे। उसको कौन बैलेंस करेगा, सर इसका जो नेट फोर्स आएगा यहाँ पर वो बैलेंस करेगा। तो इस बॉडी पर लगने वाला mg तो डाउनवर्ड है, और इस पर एक ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है सर, वो फोर्स कौन सा है, बायोंसी। ये मान लीजिए मेरी बॉडी है। बात समझ में आ रही है। तो सर ये mg फोर्स बायोंसी फोर्स को बैलेंस करेगा, तो FB बराबर क्या आ जाएगा मेरा, mg। तो यहाँ पर FB बराबर यहाँ mg लिखेंगे। तो ये mg को बैलेंस कर रहा है, तो ये FB कितना है, V रो जी। अब सर ये FB जो फोर्स है ये इसके वेट को कम फील कराएगा। आप जानते हैं पानी के अंदर अगर आपको डाल दिया जाए तो आप जानते हैं आपका जो वेट है वो आपको कम फील होता है। तो जो वेट फील होगा उसे क्या बोलते हैं, अपेरेंट वेट। तो आपका जो एक्चुअल वेट है उसमें से बायोंसी फोर्स, जो एक्चुअल वेट था mg, उसमें से बायोंसी को माइनस कर दो, तो जो बचा हुआ नेट फोर्स है नीचे की तरफ वो क्या कहलाएगा, मेरा अपेरेंट वेट। बात समझ में आ रही है। तो जो अपेरेंट वेट है किसके बराबर होगा, mg माइनस fb। तो एक्चुअल वेट था mg, मतलब w लिख दिया यहाँ पर, माइनस fb। तो वेट जो था हमारा एक्चुअल वो कितना था, v रो जी। सोल्व करा हमने, तो यहां से हमें मिलता है, देखो वही वॉल्यूम रखा बॉडी का इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं ना क्या सर, हमने पढ़ा हुआ है। जो डेंसिटी होती है वो होती है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास कितना आ जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। सर मास आ गया मेरा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी तो मास इंटू जी, तो ये तो हो गया इसका वेट, माइनस बायोंसी फोर्स कितना था, V रो जी। इन दोनों में से मैंने V डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू जी, ये पूरा पार्ट कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी और आ जाएगी। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से हमने ये लिखा है यहाँ पर। अब देखो सर सारा टोटल डिपेंडेंसी किस पे करती है, इस रेशियो पर। अगर ये पॉजिटिव है या नेगेटिव उसके थ्रू हम अपेरेंट वेट बता देंगे। अपेरेंट वेट जो होगा वो अगर ये क्वांटिटी बड़ी है तो नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये छोटी है तो ये लेस देन 1 आएगा। बात समझ में आ रही है। देखो इसी का डिस्कशन करेंगे हम आगे। देखो ये बॉडी थी, ये बॉडी अगर सिंक कर रही है हमारी, तो हम जानते हैं कि इस बॉडी का जो वेट है
वो ज्यादा है जबकि बायोन्सी फोर्स कम है। तो बायोन्सी फोर्स कम है जब वेट से सोल्व करने पर, तो हमें पता लग जाएगा ऐसा कब होगा, जब डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा रही होगी। डेंसिटी ऑफ बॉडी ज्यादा रही होगी किससे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से। बात समझ में आ रही है? जब भी ऐसा केस पॉसिबल है सर कि ये ऑब्जेक्ट सिंक कर जाए। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी ग्रेटर है तो सर ये इसका डेंसिटी ज्यादा रहेगी तो हैवी रहेगी तो नीचे आ जाएगी और सिंक कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? सेम अगर मैं बात करता हूं कि अगर बॉडी फ्लोट कर रही है पर लिक्विड के अंदर है, तो ऐसा केस कब हुआ होगा सर? जब बायोन्सी फोर्स वेट को बैलेंस कर पा रहा है पूरा, तो यहाँ पर डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी? बराबर। सेम बात करेंगे अगर सर डेंसिटी हमारी किसकी ज्यादा आ जाए, हमारी डेंसिटी बॉडी की ज्यादा है, मतलब बायोन्सी फोर्स ज्यादा है और वेट कम है। ऐसा कब होगा? जब डेंसिटी लिक्विड की बहुत कम हो। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी इतनी कम है कि वो बॉडी ऊपर फ्लोट करे। थर्माकोल का सिंपल सा बेस्ट एग्जांपल है इसका कि सर थर्माकोल हम देखते हैं कि वो क्या करता है? फ्लोट करता रहता है। तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब डेंसिटी बॉडी की ज्यादा रही हो, कम रही हो। तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कम रहेगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, इसलिए लगने वाला बायोन्सी फोर्स ज्यादा होगा और वेट कम रहेगा। तो हमें यहाँ पर इसका अपरेंट वेट क्या मिलेगा? वो आना तो चाहिए नेगेटिव में, पर हम जानते हैं कि बायोन्सी फोर्स जब तक ही लगेगा जब तक इसके वेट को बैलेंस कर सके। तो ये कंडीशंस होती हैं जो आपको ध्यान रखनी है कि कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, कब कंप्लीटली मर्ज्ड होते हुए फ्लोटिंग करेगा और कब पार्शियली मर्ज्ड होते हुए फ्लोटिंग करेगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो पार्शियली मर्ज्ड जब भी होगा जब बॉडी ऑफ डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या हो? लेस देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये केस थे हमारे बायोन्सी के। ठीक है, हमने एग्जांपल ले रहा हूं एक कि हमने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर क्या किया गया? उस कंटेनर के अंदर एक ब्लॉक हमने एक लिक्विड प्रेजेंट था, ठीक है, और इस लिक्विड के अंदर हमारा एक ब्लॉक था जो कुछ इस तरह से मर्ज था कि इसकी जो लिक्विड के अंदर जो ब्लॉक था हमारा, हमसे बोला गया कि अगर मान लीजिए ब्लॉक है उसकी डेंसिटी रो है और आपकी लिक्विड की डेंसिटी 2 रो है, ठीक है, और इसकी साइड गिवन है आपको, मान लीजिए इसका बेस का एरिया तो है A और इसकी हाइट दे रखी है हमें H। बात समझ में आ रही है? तो फाइंड पार्ट विच इमर्ज इनसाइड द लिक्विड। हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड X विच इमर्ज इन अ लिक्विड। तो आपको जब इसको फाइंड करना है तो आप जानते हैं कि सर ये ब्लॉक है, इसका जो वेट है mg, उसको कौन बैलेंस कर रहा होगा? इसका बायोन्सी फोर्स। बात समझ में आ रही है आपको? तो सर यहाँ पर सोल्व करने के लिए सिंपल कंडीशन लगानी हमारी, F बायोन्सी फोर्स इसके mg वेट के बराबर होना चाहिए। बात समझ रही है? बायोन्सी फोर्स पढ़ा था सर हमने, V रो मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू G। यहाँ पर ये मास बॉडी का है तो आप जानते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी के बराबर। तो मास किसके बराबर हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। मास वॉल्यूम किसका आएगा? अगर मास बॉडी का है तो वॉल्यूम भी बॉडी का, डेंसिटी भी बॉडी की। तो यहाँ आ जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू G। बात समझ में आ रही है? जब सोल्व आउट करेंगे तो G से G की नमस्ते, और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस, तो कितना वाटर डिस्प्लेस क्या हो गया होगा? जितना ब्लॉक पानी के अंदर। तो आप जानते हैं बेस का एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू एक्स इसका वॉल्यूम हुआ जितना वाटर डिस्प्लेस किया गया। भाई जितना ब्लॉक अंदर आया उतना वाटर डिस्प्लेस किया गया होगा, तो A इंटू एक्स इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी गिवन है हमारी? 2 रो। बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम ऑफ बॉडी, पूरी बॉडी का वॉल्यूम कितना है? तो आप जानते हैं एरिया इंटू हाइट, तो A इंटू एच इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी, बॉडी की डेंसिटी कितनी गिवन है? रो। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से रो की नमस्ते, ए से ए की नमस्ते। तो यहाँ से एक्स कितना आ गया हमारा? तो एक्स किसके इक्वल आ गया? h/2 के बराबर आ गया। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि सब जो लिक्विड है ऑब्जेक्ट का, उस लिक्विड के कारण ब्लॉक का x मतलब h/2 पार्ट अंदर रहेगा और h/2 पार्ट बाहर रहेगा। बात समझ में आ रही है? सेम अगर आंसर आ रहा होता है h/3 तो h/3 पार्ट इनसाइड है तो बाहर कितना होगा?
जो बचा हुआ पार्ट है सर h में से माइनस कर देंगे h/3, तो 2h/3 पार्ट इसका आउटसाइड द वाटर होगा। बात समझ में आ रही है। सेम इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास के अंदर कोई वाटर प्रेजेंट था और उसके अंदर एक आइस क्यूब को रखा गया वाटर के अंदर, तो जब वो पूरा मेल्ट हो जाएगा तो वाटर लेवल क्या होगा, तो आप हमेशा ध्यान रखें तब जितना मास आइस का था वो डिस्प्ले जितना मेल्ट हुआ और वो किसमें मिला, वाटर में। तो आप जानते हैं हम मास कंजर्वेशन और वॉल्यूम डिस्प्लेस का कंसेप्ट लगाते हैं, तो जो हम क्या देखते हैं कि वाटर लेवल रिमेन्स सेम। यहाँ पर वाटर जितना मेल्ट होगा मतलब आइस जितनी मेल्ट होगी उतना वाटर वो ऊपर जाएगी, बायनेंसी फोर्स कम लगने के कारण क्या होगा, वाटर लेवल वापिस सेम बना रहेगा। तो यहाँ पर वाटर लेवल चेंज नहीं होगा। तो इस तरह के आपसे क्वेश्चंस पूछे जाए तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको। इसके अलावा अब हमारे पास जो बायनेंसी फोर्स का डिस्कशन था वो सारा कंप्लीट कर लिया है हमने। इसके अंदर और आपसे क्या पूछा जा सकता है, कुछ डेंसिटी के बारे में डिस्कशन किया जा सकता है, जो आपको मैं बता दूं रिलेटिव डेंसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में पढ़ेंगे और डेंसिटी क्या होती है इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आपको तो देखिए जैसे आपको मैंने अभी बताया कि डेंसिटी क्या होती थी, हमारी डेंसिटी होती है सर मास अपॉन वॉल्यूम, कितना मास प्रेजेंट है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी को। तो सेम रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, रिलेटिव डेंसिटी आप हमेशा ध्यान रखिए कि किसकी डेंसिटी की डिस्कशन कर रहे हैं और किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ रिलेटिव कर रहे हैं हम बात, वाटर के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, तो रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। तो प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का आप जानते हैं जो नेचर है वो वहां पर चेंज करता है। समझ में आ रही ना। तो मैक्सिमम डेंसिटी होती है वाटर की एट 4 डिग्री सेल्सियस पर, वो किसके बराबर होती है, वो होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और ग्राम में बोलेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये मैक्सिमम डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है ना। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस का जो रेशियो है वही क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा रिलेटिव डेंसिटी। अब देखो आपसे कई बार एग्जाम में बोला जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, तो आप जानते हैं जानिएगा कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब होता है कि स्पेसिफिक वेट, जो वेट है लिक्विड का अपॉन वेट ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बात समझ में आ रही है। तो वेट ऑफ लिक्विड, स्पेसिफिक वेट ऑफ लिक्विड अपॉन स्पेसिफिक वेट ऑफ प्योर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो आप जानते हैं वेट लिखना है तो वही वॉल्यूम इंटू, दोनों का वॉल्यूम सेम ले रहे होंगे तो दोनों का वॉल्यूम सेम लिया तो वी रो जी लिखेंगे, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता है, रो जी। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पर वॉल्यूम भी आएगा और नीचे वॉल्यूम आएगा, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम लेके चल रहे हैं, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल आउट, और रो लिक्विड का ऊपर लिक्विड की बात कर रहे हैं तो, और नीचे वाटर की बात करेंगे तो वाटर का, जी भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रेशियो क्या आ गया, डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और सर ये तो रिप्रेजेंट करता है हमारा किसको, रिलेटिव डेंसिटी को। तो इसलिए हमने क्या बोला कि रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी आपसे पूछा जा रहा है, मतलब आपको रिलेटिव डेंसिटी लिखनी है। बात समझ में आ रही है। बाकी आपसे इन्हीं को अलग अलग फॉर्म में कई कन्वर्ट किए जा सकते हैं, अलग अलग तरह से बोला जा सकता है, पर हमें बेसिक ध्यान रखना है कि रिलेटिव डेंसिटी पूछा जा रहा है, मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो ये डिस्कशन था हमारा किसका, फ्लोटेशन वाले पार्ट का। बात समझ में आ रही है। आपके जो एएमयू एग्जाम के अंदर सभी तरह से अगर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो इसी पार्ट में से पूछे जाएंगे, जितना पार्ट मैंने आपसे डिस्कस कराया है। तो आप इसको अच्छे से तैयार करके जाएं, बाकी आपका सारा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको कंटिन्यू पढ़ाई करें, ठीक है। ओके, गुड बाय।